अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर खालिद महमूद, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा, आज हमने चैप्टर 18 सेकंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके दो आर्टिकल है हमारे पास, एक रेक्टिफिकेशन और दूसरा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोनों जो आर्टिकल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन भी कई बार लाहौर बोर्ड में पूछा गया और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एंड एज अ नॉन इन्वर्टिंग ये भी कई बार पूछा गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले रेक्टिफिकेशन से। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये जो हमारे घरों में आ रहा है एसी करंट, और बैटरी या सेल वाला करंट डीसी करंट। तो यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे, वो प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन। और जिस डिवाइस से हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है उस डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस के लिए यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम पीएन जंक्शन का यूज करते हैं। डायोड का एमसीक्यू भी आता होता है, तो पीएन जंक्शन या डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब रेक्टिफिकेशन जो है इसकी दो टाइप्स है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो उनको शुरू करने से पहले जरा एक ये बात देख लेते हैं कि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आती है। उसकी वजह यह है कि कई हमारी जो होम अप्लायंसेज हैं या कई और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं वो डीसी पे ऑपरेट करते हैं। तो एज इट इज एसी पे ऑपरेट नहीं करेंगे तो पहला काम जो हमें करना होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मोबाइल फोन का चार्जर। देखें, बैटरी हमारी जो है डीसी स्टोर करती है, एसी तो स्टोर हो नहीं सकता, डीसी स्टोर करती है ना। तो उसमें जो आपका मोबाइल फोन का चार्जर अडेप्टर है उसमें ट्रांसफार्मर लगा होगा जो आपकी मेन ट्रांसमिशन लाइन से आने वाले 230 वोल्ट को तकरीबन 10-15 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, स्टेप डाउन करेगा। और फिर उधर ट्रांसफार्मर जो चार्जर के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ एक कंपोनेंट लगा होता है रेक्टिफायर, वो उस 10-12 वोल्ट एसी को 10-12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने टाइप्स बोला था, दो टाइप्स है, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि अगर ये एसी की एक वेव फॉर्म है जिसमें एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक है, तो अगर इस वेव फॉर्म का हाफ जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा डीसी में तो वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। डेफिनेशन बोले तो अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच वन हाफ ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसमें ये आप सामने आपके डायग्राम बनी हुई है, ये सर्किट है, इसमें एसी सोर्स है, यहाँ पर एक सिंगल डायोड लेना है हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, और ये रेजिस्टर। तो यहाँ से देखें, जब 0 से t/2 यानी कि अगर हम एक टाइम इंटरवल है 0 से t, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, 0 से t/2 और देन t/2 से t तक। तो ये जो 0 से t/2 यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देखेंगे कि डायोड हमारी फॉरवर्ड बाइस है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि डायोड हमारी फॉरवर्ड बाइस है? आपको क्लास में पहले ही बताया हुआ है कि ये वाली साइड है ये पी रीजन को शो करती है और ये वर्टिकल लाइन एन रीजन को शो करती है। तो फिर ये देखें, पॉजिटिव पी के साथ अटैच है और नेगेटिव एन के साथ अटैच है। तो इस कंडीशन 0 से t/2 में डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है। तो फॉरवर्ड बाइस में हमने पढ़ा हुआ था कि ये ऑन स्विच बिहेवियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस बहुत लो होगी और डायोड में से करंट फ्लो करेगा, और यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है डायोड के अंदर, आपको पता है। और इसी तरह जब नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट होगा t/2 से t का, तो ये जो है ये अब टर्मिनल ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डायोड हमारी हो जाएगी रिवर्स बाइस। चेक करना है तो देख लें, नेगेटिव के साथ पी साइड अटैच है और पॉजिटिव के साथ एन साइड अटैच है। तो इसका मतलब है डायोड हमारी रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस जो है ये एक ऑफ स्विच बिहेवियर होता है। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। सो जी, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए हम ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखते हैं। इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक इसका एमसीक्यू भी आता होता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितनी डायोड यूज की जाती है। तो मैक्सिमम 4 डायोड यूज कर सकते हैं। इसके लिए वो पेपर वाला ब्रिज रेक्टिफायर का लफ्ज यूज करेगा। और अगर वो कहे कि मिनिमम रेक्टिफिकेशन जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मिनिमम डायोड्स कितने यूज करनी है, तो उसका आंसर बेटा फिर 2 हम
सिलेक्ट करेंगे। तो फुल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच बोथ हाफ ऑफ AC आर कन्वर्टेड इनटू DC इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहां से हम इसको रेक्टिफाई होता देखेंगे। तो अब इसमें जैसे हमने यहां पर टाइम को 0 से t को 2 इंटरवल में डिवाइड किया था, इस तरह यहां पर भी हम 2 इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। 0 से t/2, ये देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है मैं लेता हूं 0 से t/2, यानी कि ऐसे कह लें 0 से t को हमने डिवाइड कर लिया 0 से t/2 और देन t/2 से t तक। तो 0 से t/2 तक अब देखते हैं ये जो 4 डायोड्स लगी हुई हैं, इनमें से 2 डायोड्स एट अ टाइम वो एक्टिव रहेंगी और 2 इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सी दो डायोड्स हैं वो एक्टिव रह रही हैं, यानी कि फॉरवर्ड बाइस कौन सी हैं। तो अब देखें जरा कि 0 से t/2 तक ये A टर्मिनल पॉजिटिव और B वाला नेगेटिव। तो आप देखें कि D1 और D3 जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस हैं। कैसे चेक करेंगे आप, ये देखें ये पॉजिटिव इस D1 के P के साथ जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव इस D3 के N के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है डायोड 1 और 3 अब फॉरवर्ड बाइस हैं। ठीक है, और ये अगर आपने चेक करना हो D4 और D2, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें P पॉजिटिव N के साथ और ये N के साथ। तो ये मतलब आप देखें कि डायोड हमारी इस कंडीशन में रिवर्स बाइस हैं, D2 और D4, और 1 और 3 फॉरवर्ड बाइस हैं। तो अब देख लें आपके सामने मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है कि जब D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस होंगे तो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन आपको बताया हुआ है कि ऑन स्विच बिहेवियर होता है और जो डायोड होती है वो बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस लो रेजिस्टेंस R। ठीक है, और उस दौरान जैसा कि आपको बोला D2 और D4 रिवर्स बाइस थे, दे विल ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है t/2 से t तक, सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया, उसमें देखते हैं कि अब कौन सी डायोड एक्टिव है और कौन सी इनएक्टिव है। जैसे देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में 1 और 3 ये 2 डायोड्स एक्टिव थी, फॉरवर्ड बाइस से, दूसरी रिवर्स थी। अब अगले हाफ साइकिल में जो एक्टिव थी वो इनएक्टिव हो जाएंगी, यानी कि जो फॉरवर्ड थी वो रिवर्स बन जाएंगी और जो रिवर्स थी वो फॉरवर्ड बन जाएंगी। तो देखें t/2 से t तक D2 और D4 जो कि पहले रिवर्स बाइस थे अब वो क्या हो गई हैं, फॉरवर्ड बाइस हो गई। तो इसका मतलब है 2 और 4 फॉरवर्ड बाइस हैं, दे विल ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस वेरी लो है तो इसका मतलब है करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस लो रेजिस्टेंस R। और उस दौरान 1 और 3 रिवर्स बाइस थी, इनएक्टिव थी, रिवर्स बाइस, ऑफ स्विच बिहेवियर, नो करंट फ्लो। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो AC है ये फुल जो वेव है इसकी रेक्टिफाई होकर हमें इस तरह इसकी आउटपुट मिलेगी, यानी कि कोई भी हिसाब, ये भी रेक्टिफाई हो गया, ये भी सारा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो गए हैं। कोई भी हिस्सा अब जो है जैसे हाफ वेव में एक हाफ जो पार्ट है वो मिस हो रहा था, यहाँ पर कोई मिस नहीं होगा। तो लो जिस तरह हमारा फुल वार्म ऑफ AC कन्वर्ट हो गया DC में, तो इसके एंड पर एक छोटा सा पॉइंट है फिल्टर सर्किट वाला। फिल्टर सर्किट जो है ये क्यों यूज करते हैं, देखिए जो हमें आउटपुट मिलती है ना हाफ वेव में या फुल वेव में, ये दोनों ही हमारे पास होती तो DC है बट प्योर DC नहीं होता। इसमें आप देखें कुछ आपको रिपल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपल्स है इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ AC प्रेजेंट इन DC, ये रिपल्स होते हैं। तो ये रिपल्स हमें फ्री करने हैं, हमें रिपल्स नहीं चाहिए, हमें स्मूथ DC चाहिए। तो पल्सेटिंग DC को स्मूथ DC में कन्वर्ट करने के लिए जो सर्किट हम लगाते हैं वो फिल्टर सर्किट होता है, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। अब ये क्या करेगा कि जब वैल्यू मैक्सिमम से लो गिरने लगेगी ये उठा देगा, जब फिर मैक्सिमम से गिरने लगेगी उसको उठा देगा। तो इस तरह आपको एक स्मूथ लाइन मिलेगी आपका, यानी कि पल्सेटिंग DC प्योर DC में कन्वर्ट हो गया। सो नेक्स्ट जो है अब हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो खास तौर पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ लोअर बोर्ड। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में एम्पलीफायर सर्किट होता है। और एम्पलीफायर सर्किट का वो पता है कि जो गिवन हमारे इनपुट सिग्नल्स को
काफी बड़ा कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो इसकी ये सिंबल है, यहाँ पर आप दो टर्मिनल देख लें, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब है कि अगर यहां से हम इनपुट देते हैं तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका काम है एम्पलीफाई करना, तो ये एम्पलीफाई तो करेगा मगर साथ इसको इन्वर्ट भी कर देगा। ये देखें, सिग्नल्स को बहुत हद तक बढ़ा दिया मगर इनका फेज भी 180 चेंज कर दिया। क्रस्ट आप देखें ड्रॉप बन गया। और नॉन इन्वर्टिंग अगर आप देखें तो इसका मतलब है आपने इनपुट नॉन इन्वर्टिंग पर दिया, ये इन्वर्ट नहीं करेगा, नॉन इन्वर्टिंग उल्टा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट रेजिस्टेंस जो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान होती है, और ये बहुत जो है हाई रेजिस्टेंस होती है ताकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान करंट फ्लो ना करे अगर आप अच्छी आउटपुट चाहते हैं। और लो आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट टर्मिनल, और ये जाहिर सी बात है थोड़ी जितनी होगी उतना हमारे लिए एम्पलीफायर अच्छा वर्क करेगा। और ओपन लूप गेन होता है, रेशियो होती है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, और इनपुट हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग वाले होते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन इसका एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब ये होगा कि अब हम जो हमारे इनपुट सिग्नल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देंगे, जो कि एम्पलीफिकेशन के बाद फेज शिफ्ट 180 का फेज शिफ्ट होके मिलेंगे। तो देखें, हमने यहां से सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंबल ड्रा करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, उसके बाद आपने दो रेजिस्टेंस लगानी है, एक R1 जिसके थ्रू आपने इनपुट देनी है, और एक फीडबैक रेजिस्टेंस R2 जो कि आप आउटपुट के साथ अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता कि जो ओपन लूप गेन है वो बहुत हाई होता है, 10⁵, तो इनके दरमियान प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो इसका मतलब है V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया है तो इन्वर्टिंग वाला भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा, यानी कि उसका पोटेंशियल भी 0 लेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं करंट इन कितना हो रहा है, करंट आउट कितना हो रहा है। तो करंट थ्रू R1, अब ये देखें R1 जो है ये दो वोल्टेज V इन और V नेगेटिव ये वाले इसके दरमियान है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले वोल्टेज V इन में से सेकंड वाले वोल्टेज V नेगेटिव माइनस करके R1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया I1। इसी तरह जैसे हमने ये फर्स्ट वोल्टेज में से सेकंड वोल्टेज माइनस करके रेजिस्टेंस R1 से डिवाइड करके I1 ले लिया है, इसी तरह हम R2 लेंगे जो फीडबैक रेजिस्टेंस R2 में से करंट जा रहा है, ये हम क्या करेंगे, सेकंड वोल्टेज में से थर्ड वोल्टेज माइनस कर देंगे, यानी कि V नेगेटिव माइनस V आउट ओवर R2। तो ये हमारे पास आ जाएगा R2। देखें जी, हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। अब जैसा कि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनमें से जो है कोई करंट फ्लो इनका जो सम ऑफ करंट है वो 0 होगा। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम I1 को I2 कह देंगे। I1 की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, और I2 की ये वाली वैल्यू है। अब हमें चाहिए था गेन, आउटपुट ओवर इनपुट। तो हमने क्या किया, ये इनपुट को आउटपुट के नीचे ले गए और R2 इधर ऊपर आके माइनस R2 और R1, जहां पे आउटपुट और इनपुट ये हमारे पास क्लोज लूप गेन होता है जो कि G के इक्वल है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका रिलेशन आ गया। तो इससे ये पता चलता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि माइनस साइन क्या बताता है। माइनस साइन बेटा हमें ये बताता है कि जो आपने सिग्नल दिए थे आफ्टर एम्पलीफिकेशन उनका जो फेज है वो 180 डिग्री चेंज हो गया है। और ये जो गेन होता है ये दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पे डिपेंड करेगा। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि एम्पलीफायर के अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, और अगर कोई इसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको R2 की वैल्यू फर्ज कर उसने दे दिया 100, R1 की वैल्यू दे दिया 10, तो G निकालें -100 ओवर 10, -10 इसका गेन आ जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू हो सकता है। इसके साथ बेटा इजाज़त से आता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।